हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का SPI 2025 के इस ऑनलाइन बैच में। तो अपनी जो सीरीज़ है मैथ्स की उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। आज नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। बहुत ही बेसिक चैप्टर है बच्चों, 8th क्लास का चैप्टर है, पर SPI में इसके कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं। तो ये चैप्टर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका SPI के लिए। तो आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि एंगल और लाइंस में क्या क्या रिलेशन होते हैं, और आपकी अगर पैरेलल लाइंस हैं ट्रांसवर्सल तो कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं, और कौन कौन से एंगल आपके इक्वल होते हैं। आपने देखा होगा हायर क्लासेस में भी छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपके यूज़ में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ बच्चे, कि एक ऐप है हमारी अध्ययन डिफेंस एकेडमी नाम से। अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको इस नाम को टाइप करना है, अध्ययन डिफेंस एकेडमी। और फिर इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो हमारा SPI 2025 वाला, जो यहाँ पे दिखेगा आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करने का बेनिफिट ये रहेगा आपको कि जो हम यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर आपको देते हैं उसके नोट्स भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो आपको फ्री में नोट्स भी मिल रहे हैं उसके बाद, और सारा का सारा कंटेंट जितना भी SPI का है, सारे के सारे टीचर्स जो चाहे SST के टीचर्स हैं चाहे इंग्लिश के टीचर है, वो सारा का सारा कंटेंट आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि अगर कोई बच्चा आफ्टर 10th NDA की तैयारी करना चाहता है तो हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज भी होते हैं हमारी एकेडमी में। हमारी एकेडमी जो सिचुएटेड है बच्चे, वो है आपके नासिक महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो है वो साथ साथ में 11th-12th के साथ साथ आपके NDA की तैयारी भी करवाई जाती है, जिसमें आपके फिजिकल ट्रेनिंग से लेके सारे के सारे आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम किया जाएगा। और साथ में आपका जो टेस्ट है उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, रिटन टेस्ट की। तो इसके लिए एक प्रोसीजर हम लेके आए हैं। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और इससे भी कई बच्चों को हम जो है वो 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो भी बच्चा इनमें अच्छा परफॉर्म करेगा, एडमिशन प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ, आफ्टर 10th इन आवर इंस्टीट्यूशन। तो ये तीन आपके पास, एक तो प्री टेस्ट होगा, एक मेंस टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। अगर कोई बच्चा इन सब में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें उसके रहने का, उसके पढ़ने का, उसकी ड्रेस का सारा खर्चा क्या इंस्टीट्यूट पे करता है। सारा का सारा खर्चा इंस्टीट्यूट पे करता है, उसने फ्री में पढ़ना है फिर हमारे पास। और ये आपके पास कुछ प्रोसीजर रहता है जो प्री एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा अपने इंस्टीट्यूशन में, उसमें कुछ ये प्रोसीजर रहता है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक डेट भी अनाउंस कर रहे हैं हम कि 23 मार्च को आपका टेस्ट होगा, और उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। एक लिंक आपके पास दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो प्री एग्ज़ाम के लिए। तो प्री एग्ज़ाम डेट है बच्चे 23 मार्च 2025। तो सारे बच्चे जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इंग्लिश, मैथ, साइंस की मार्किंग आपको दी है। ये 20 मार्क होगा आपका सोशल स्टडीज़। ये आपका प्री का वो है पैटर्न है कि प्री में कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका मेंस होगा। मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी जैसे आप बोर्ड में आप लिखते हो वैसे आपको लिख के बताना पड़ेगा। और क्वेश्चंस का लेवल आपका सारा का सारा आपके लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी बिलो 10th और बिलो 10th का लेवल रहेगा। देन इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपके ये सारे के सारे ट्रेड्स चेक किए जाएंगे। देन आपके पास कई बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं, कईयों को 90% स्कॉलरशिप भी देते हैं, बेस्ड ऑन कि आपकी कितने मार्क्स आप स्कोर करते हो इन टेस्ट में। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारे अभी प्रीवियस क्या हैं, अभी लेटेस्ट जो रिज़ल्ट हैं NDA में, वो हमारे रिकमेंडेड 2 स्टूडेंट हैं, उनके रिज़ल्ट हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। अब लाइन एंड एंगल्स में पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं करवा देता हूँ कि लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है ना। बिल्कुल स्मॉल इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है, पर फिर भी मैंने स्मॉल इंट्रोडक्शन एक स्लाइड में डाल दी। अब लाइन और रे का तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है और रे क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइन का इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता, फाइनल पॉइंट भी नहीं होता। लाइन इनफाइनाइट ट्रैवल करती है ऑन द बोथ साइड। तो ये मैंने लाइन का एक एग्जांपल लिया। इसका ना ही इनिशियल पॉइंट में बता सकता हूँ, ना ही फाइनल पॉइंट बता सकता हूँ। अगर मैं रे की बात करूँ तो रे में इनिशियल पॉइंट होता है,
अगर रे के केस की बात करोगे तो रे में इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका फाइनल पॉइंट नहीं होता। फाइनल ये भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, पर इनिशियल पॉइंट पक्का होगा। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल ऑफ रे और इसको बोलते हैं हेड ऑफ रे। ये टेल है, ये हेड है, डन। उसके बाद आ गया एंगल। अच्छा, एंगल किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट होता है? एंगल कभी भी लाइन से कंस्ट्रक्ट, ये आपकी लाइन से कंस्ट्रक्ट नहीं होता, एंगल कंस्ट्रक्ट होता है रे से। तो एक बात ध्यान में रखनी है, एंगल जो होगा वो दो रेज के बीच का एंगल होता है। एंगल क्या आएगा, दो रेज लूंगा मैं, उनके बीच में जो भी आपका एंगल बनेगा, मतलब जो भी ये बनेगा उसको एंगल बोलते हैं। सिंपल सा, अगर मैं दो रे लेता हूँ, अब आप ऐसा नहीं बोलोगे ना कि एक वाली रे ये वाली ले लो, एक वाली रे ये वाली ले लो, दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो आपको दोनों रेज के जो टेल होंगे उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों रेज को, मानो इसको उठा के यहाँ पे डाल दिए, दोनों रेज का जो टेल है वो क्या हो गया आपका, ज्वाइन। तो यहाँ पे बनेगा आपका एंगल। तो एंगल के लिए आपको दो रेज जरूरी हैं और दोनों का जो टेल है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, एंगल। यही एंगल की डेफिनेशन है, यही एंगल की डेफिनेशन है। इसके बाद जो टाइप्स आते हैं उसके ऊपर भी चलेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आ जाते हैं, फर्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? अब देखो, ये तो आपको भी पता है कि छोटी क्लासेस में हमने किया था कि एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। जब मैं बोलता था कि एंगल 45 डिग्री का ड्रॉ करो, तो आपको समझ में आता था कि आप ऐसे 45 डिग्री का आ जाता था, यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाता था, यहाँ पे 180 का आ जाता था, यहाँ पे 270, यानी यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 वाले एंगल, यहाँ से यहाँ तक 90 to 180 वाले एंगल, यहाँ से यहाँ तक 180 to 270 वाले एंगल, और 270 से यहाँ तक कितना आ जाता था, 360। यानी कि मैं पूरा गोला अगर घूमूँ तो पूरा गोला घूमने में कितना एंगल बनता है बच्चे, 360 डिग्री एंगल बनता है पूरे गोले के लिए। तो हमने इनके अलग अलग नाम दे दिए, पूरा गोला नहीं घुमाया। पहले क्या बोला कि एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल कब आएगा, जब मेरा एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। यानी जब मेरा एंगल इसके बीच में लाई करेगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो उसका नाम होगा एक्यूट एंगल। तो उसका नाम एक्यूट एंगल बोल देंगे हम। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बोलेंगे, अगर मेरा एंगल होता है बच्चे ये आपके 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तो उसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल। जब एंगल मेरा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको बोला जाता है राइट एंगल। उसका नाम होता है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। और इसके बाद अगर 180 से एंगल 360 के बीच में हो तो उसका नाम दे देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसका नाम होता है बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। और अगेन एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, अगर एंगल बिल्कुल 180 डिग्री हो, यानी बिल्कुल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया तो राइट एंगल बोला, बिल्कुल 180 डिग्री पे हो तो उसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं आपकी 11th तक 12th तक इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है। फिर वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो वो सारा कुछ बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। हो सकता है ऐसे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाएं, क्योंकि बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट है वो वीक होता है बच्चों का। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। आज भी आपका आई थिंक 40-45 मिनट्स में इसका डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट कर देंगे, जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। फिर हम उसके बाद इसका 40 या 45 मिनट्स में आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जितने मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो आपके हो जाएंगे। तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो अगेन इसकी डेफिनेशन पे मैं जाता हूँ। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जहाँ पे अगर मैं एंगल को मान रहा हूँ थीटा, तो वो एंगल जो है आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इस वाले साइन का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा और 90 से छोटा।
अब यहाँ पे 90 और 0 इंक्लूड नहीं होते, 90 और 0 इंक्लूड नहीं होते ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की छोटी सी डेफिनेशन होगी। अगेन आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। इसमें 0 और 90 इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच के जितने एंगल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, एक्यूट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज में मैं लिखूंगा 90 डिग्री से बड़ा और आपका जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस सिंबल से हमें पता चला आपका एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, छोटा। यानी मैं अगर एंगल कंसीडर करूंगा 179.9 तो वो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। अगर मैं कंसीडर करूंगा एग्जैक्टली 180 डिग्री तो वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आएगा। एग्जैक्टली 180 डिग्री को हमने क्या बोला था, स्ट्रेट एंगल बोला था। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसका नाम होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल पे। तो एंगल एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे से इसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो ऐसे बना के कि एक्यूट एंगल मीन्स दिस एंगल, इस एंगल को क्या बोलूंगा, एक्यूट। अगेन मेजरमेंट कर लेना, मेजरमेंट क्या आएगी आपकी, 90 से छोटी आएगी ये वाली मेजरमेंट, और आपका 0 से बड़ी मेजरमेंट आएगी। ऑब्ट्यूज एंगल का अगर एग्जांपल दिया जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल इज लाइक दैट, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एंगल थीटा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी मेजरमेंट अगेन 90 और 180 के बीच में आएगी। और राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब है एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। डन। इसके बाद इसकी स्पेसिफिक ट्राइंगल्स भी हम कंसीडर करेंगे। अभी शॉर्टकट में इसकी डेफिनेशन लिखते जाओ। ये हो गया आपके पास 3 एंगल्स। अब जो बचे हैं उनके ऊपर भी चलते हैं। फिर आपके पास स्ट्रेट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल में एंगल जो आता है एग्जैक्टली थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो ये कैसे दिखेगा तुम्हें, अगर इसको मैं एक इमेज में ड्रॉ करूं तो ऐसे बनाऊंगा। देखो यहाँ पे आपका ओरिजिन और ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आता है आपका स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोला गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये होते हैं आपके पास क्या, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल की इमेज भी बना लेते हैं साथ साथ में। तो अगर मैं ये वाली इमेज बनाता हूं और इसमें बीच वाला एंगल लेता हूं तो बीच वाला एंगल तो एक्यूट है ना। अब बीच वाला एंगल नहीं लोगे, ये लोगे ये वाला बाहर वाला, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, मेजरमेंट कर लेना इसकी। इसकी मेजरमेंट भी क्या आएगी आपकी, 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी, क्योंकि पूरा गोला कितने का है, 360। 360 में से एक्यूट माइनस करोगे ये वाला तो क्या आएगा, रिफ्लेक्स ही आएगा। तो ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ये किया हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आगे बढ़ते हैं। पहले ये नोट जो लिखा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मानो कोई भी दो पेयर है मेरे पास, पेयर मतलब जोड़ा, किसका, एंगल्स का। कोई भी दो एंगल्स मैंने दे दिए, उनको ऐड करके अगर 90 डिग्री आया, कोई भी एंगल्स मैंने दिए उनको ऐड करके ऐसे लिख दिए मैंने यहाँ पे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोई भी दो एंगल दिए
उनको ऐड किया आपने और 90 डिग्री आ गया, तो उन दोनों एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स के पेयर को बोला जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल ऐसे दे दूं, ऐसा पेयर दे दूं जिनको ऐड करके आपका आंसर 180 डिग्री बन रहा है, तो उन दोनों पेयर्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। उन दोनों पेयर्स को बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सप्लीमेंट्री को कैसे याद करें, कंप्लीमेंट्री को कैसे याद करें। इतना तुम्हारे माइंड में आता है, या तो ऐड करके 90 डिग्री आएगा, या तो ऐड करके कितना आएगा 180 डिग्री। कब मैं सप्लीमेंट्री पेयर बोलूंगा, कब मैं कंप्लीमेंट्री पेयर बोलूंगा, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, सपोज करो आप दोनों की स्पेलिंग को याद कर लो, सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एस, कंप्लीमेंट्री की स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, सी आता है कि एस आता है? आप बोलोगे सी पहले आएगा, एस उसके क्या आएगा, बाद में आएगा। और मैंने बोला अब 90 डिग्री और 180 डिग्री में बताओ पहले 90 डिग्री आएगा कि 180? तो आप बोलोगे कि उसमें पहले 90 डिग्री आएगा फिर 180। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसा ही सेम टू सेम आपने क्या कर देना है। जैसे सप्लीमेंट्री मतलब बाद में आएगा, बाद में, एस बाद में आता है सी से ना, एस बाद में आएगा मतलब एडिशन करके कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। और कंप्लीमेंट्री सी और एस में कंप्लीमेंट्री सी क्या आता है, पहले आता है, सी पहले आएगा तो उसका ऐड करके कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ऐसे आप इसको इस वे में याद कर सकते हो। तो अगेन नोट में ये पहली चीज लिखी थी कि इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री मतलब 0 और 180 मतलब 180 बड़ा है, तो वो एंगल्स क्या बनेंगे, सी की एस, एस बनेंगे, सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलूंगा। अगर सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो का ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है तो उन पेयर्स ऑफ एंगल को क्या बोला जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। तो ये सेकंड वाला भी आपने याद कर लेना है। थर्ड, द सम ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। मानो कोई लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये दो एंगल बनेंगे आपका θ1 एंड θ2। θ1 और θ2 को ऐड करके हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन को चाहे तुम उसके ऊपर ऐसे लाइन बना दो, चाहे आप ऐसे बना दो, जैसे आपका मन करे वैसे बना दो। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने डिवाइड किया कुछ ऐसे, तो ये θ1 बनेगा, ये θ2 बनेगा, और θ1 प्लस θ2 अगेन कितना आंसर देगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 डिग्री। बिल्कुल बेसिक सा है ये। द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जो भी एंगल फॉर्म करेगा, अब ये लीनियर पेयर में मैं चाहे कर दूं इसके तीन हिस्से, ऐसे कर दूं, ये लीनियर पेयर है, इसके ये हिस्से कर दिए, देखो ये एंगल θ1 बना, ये वाला एंगल θ2 बना, ये वाला एंगल θ3 बना। तो ये सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में ही इतने एंगल आपने फॉर्म किए, सबका सम कितना आएगा, सबका सम आएगा बच्चे 180 डिग्री। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं हम पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन पे। अगेन ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस तो आपको क्लियर है ना, दो ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करती, इनफाइनाइट तक ले जाओगे कभी मीट नहीं करेगी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम। दो लाइंस अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है और वो कभी मीट नहीं करती, डिस्टेंस सेम होगा तो कभी मीट नहीं करेंगी। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। पर पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है ऐसी लाइंस जो कभी मीट भी ना करें ना ही इंटरसेक्ट करें, है ना, मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट तक क्या रहेगा, सेम। उसी का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन को अगर एक लाइन कट करती है, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन को एक जो लाइन है वो क्या करती है, कट करती है एट 2 पॉइंट्स, तो उसी लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
दोज लाइंस दैट आर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, तो पहला ये आ गया कि दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, लाइंस इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, एंड नेवर मीट, और कभी मीट ना करें, नो मैटर हाउ मच दे मे बी एक्सटेंडेड इन ईदर डायरेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से उसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा लो। इनफाइनाइट तक बोला है ना, लाइन तो वैसे भी किया है, उसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती ना लाइन की, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट तक जाती है। तो अगर लेंथ डिफाइन नहीं होगी तो आप लाइन को चाहे इधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा दो, वो कभी भी दोनों क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसी का नाम होता है पैरेलल लाइंस। क्या ये दो पैरेलल लाइंस है ए और बी? तो ए और बी इस वाले केस में पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपकी पैरेलल नहीं है, ए इज नॉट पैरेलल टू, ए इज नॉट पैरेलल टू बी, ए और बी आपस में पैरेलल नहीं है, पर इस टी को मैं एज ए ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि ये दो लाइन को, दो स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है बच्चे, एक पॉइंट के, दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, दो स्ट्रेट लाइन थी उनको दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली, तो इनको क्या बोल देता हूं मैं, इस वाली लाइन को क्या बोल देता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन बोल देता हूं। तो उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, ट्रांसवर्सल इज एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस, एक ऐसी लाइन जो टू स्ट्रेट लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसका मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो आई थिंक ट्रांसवर्सल लाइन भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, इससे पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जो दो लाइंस मैंने बताई स्ट्रेट लाइंस, अगेन पैरेलल नहीं बोला अभी, क्या बोला, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, और एक क्या है, ट्रांसवर्सल, दो स्ट्रेट लाइन और एक ट्रांसवर्सल जहां पे दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, उन दोनों पॉइंट्स के आसपास कितने एंगल फॉर्म होंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, और इन 8 एंगल्स के अलग अलग नाम है और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, पर प्रॉपर्टीज कब लगेंगी, जब आपकी ए और बी दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल, अदरवाइज इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि आप दो पैरेलल लाइंस लो और फिर एक ट्रांसवर्सल, चाहे तुम ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो चाहे जो मर्जी एंगल पे ले लेना, पर दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और एक के आगे आपकी ट्रांसवर्सल, यानी एक नॉन पैरेलल जिसको आप बोल सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी तो अगेन वहां पे कितने एंगल फॉर्म होंगे, 8 एंगल फॉर्म होंगे, और उन 8 एंगल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वो हमेशा रहती है, वो मान के चलना है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, पर कंडीशन अप्लाइड, दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते आप यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 3 के इक्वल होगा, और चलो यहाँ पे तो हो जाएगा, ये तो अलग, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते 2 और 5 या 4 और 5 आपस में इक्वल होंगे, 4 और 8 आपस में इक्वल होंगे, तो ऐसा इस वाले केस में नहीं बोल सकते कि ए और बी आर नॉट पैरेलल, जब पैरेलल होंगी तब चीजें कुछ अलग बनेंगी। तो जो कंसेप्ट है, जो एंगल फॉर्म होते हैं वो तभी होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल। तो ये जो कंसेप्ट है ये कब चलेगा, जब देखो ये दो लाइंस है ना आपके पास, अगर इसको मैं L1 लाइन मान लेता हूँ, इसको L2 लाइन मान लेता हूँ, तो L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज दैट L1 इज पैरेलल टू L2, और एक आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन आ गई तो इसको मैं बोल देता हूं ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट के इर्द गिर्द कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8, उनके मैं नाम भी दे दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बहुत सारी टर्म्स में यूज करूंगा, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। पहला मैं यूज कर रहा हूं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल होंगे उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस के बीच के जितने भी एंगल्स हैं उनका नाम होता है इंटीरियर। तो इस वाले में इंटीरियर कौन से बने, 3 4 5 6, 3 4 5 6 आपके पास क्या आ जाएंगे, इंटीरियर एंगल, दोनों पैरेलल लाइंस के क्या है, बिल्कुल बीच में। फिर आते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है जब भी एंगल्स आपके दो पैरेलल लाइंस के बाहर वाले हों, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इनके बाहर के जो भी एंगल हैं बाहर के, उनको बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कौन से आए, 1 2 7 8, इनका नाम होता है एक्सटीरियर। अगर मैं बोलता हूं ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल बताओ,
ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो ट्रांसवर्सल की एक साइड ये बनी, एक साइड ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल कौन से हुए, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है 1 3 5 7 और इस साइड के एंगल बनेंगे 2 4 6 8। तो पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो समझ में आनी चाहिए, किन एंगल्स की बात। ठीक है, डन। और अगर मैं बोलता हूं कि ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स बताओ, वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल की एक साइड लो और उसके इंटीरियर एंगल ओनली। तो ये तो मैंने बताया था ट्रांसवर्सल के वन साइड के सारे एंगल। मैं अब इंटीरियर बोल रहा हूं, तो ट्रांसवर्सल के इस साइड के इंटीरियर एंगल है 3 और 5 और ट्रांसवर्सल के इस साइड के इंटीरियर एंगल है 4 एंड 6, क्योंकि इंटीरियर एंगल मैंने आपको क्लियर किया ना पहले, तो वैसा ही कुछ है। और अगर मैं अल्टरनेट एंगल बोलूं, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एक एंगल आप कहां से लोगे, एक लोगे आप ट्रांसवर्सल के एक साइड से, एक ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड से, उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाले आ जाते हैं, देखो 3 और 6 आ गया, 4 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या आ जाते हैं, 1 और 8 और 2 और 7, ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। एक ही डायग्राम में सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं सिखा दूंगा, इसको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा का पूरा जो एंगल एंड लाइंस वाला चैप्टर है वो इसके ऊपर जो है वो 50 to 60% लाई करता है, 60 to 70 मान लो चाहे तुम। तो यहाँ पे आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल समझ में आए, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, अल्टरनेट का मतलब ऐसे एक इस तरफ का एक इस तरफ का। तो 3 और 6 और 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, कंडीशन अप्लाइड, दो लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल, तो वो क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, उनके पेयर आपस में इक्वल होते हैं। पेयर का मतलब 3 का पेयर 6 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। ये एज ए प्रॉपर्टी आपने मान लिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाले आ गए, डन। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद हो जाएगी आपको, कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 6 और 4 और 5। और ये पेयर आपस में इक्वल होते हैं, 3 और 6 आपस में इक्वल होंगे, 4 और 5 आपस में इक्वल होंगे। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, तुम करके देख लेना, ऐसे वो देखना उसको मेजर करके कितने कितने एंगल बनेंगे, सेम बनेंगे। बस दो लाइंस क्या ले लेना, पैरेलल और एक नॉन पैरेलल। तो सेकंड अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे आपने इंटीरियर के पेयर बताए मेरे को कि 3 और 6 और 4 और 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल। एक्सटीरियर के पेयर क्या बनेंगे, अल्टरनेट बोला मैंने, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 1 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, और ये पेयर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो गया आपके पास सेकंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी क्लियर। थर्ड डेफिनेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मींस सेम साइड ऑफ योर ट्रांसवर्सल, और आपने एंगल कंसीडर करना एक को छोड़ के एक। अब ये क्या बोला मैंने, एक को छोड़ के एक, एंगल 1, अब 3 नहीं लेना, अब क्या लेना है, एंगल 5। पेयर बता रहा हूं मैं तुम्हें, एंगल 1 का पेयर एंगल 5 के साथ, एंगल 3 का पेयर, अब 5 नहीं लेना, एक छोड़ देना है ना, एंगल 3 का एंगल 7 के साथ, सेम एंगल 2 का पेयर एंगल 6 के साथ, एंगल 4 का पेयर एंगल 8 के साथ। ये सारे के सारे पेयर क्या होंगे, इक्वल। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मींस सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, मैंने बोला एक को छोड़ के छलांग लगानी है ना, बीच में एक को क्या करो, स्किप करो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 फर्स्ट, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपने बोर्ड में भी किया होगा ना, ये जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते थे उसमें ट्राइंगल्स में जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जिक्र करते थे, सिमिलर ट्राइंगल का जिक्र करते थे, तो वहां पे भी तो ये चीजें करते थे हम। तो वो ही चीजें है ना, वहां पे भी ऐसा बताते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ऐसे बोलते थे हम, बार बार यूज करते थे। तो ये हो गए 3 क्लियर। फोर्थ में आ गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ऑफ साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड, 3 और 5,
4 और 6। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल को अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 5 कर दूं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो आंसर करेगा मेरा वो क्या करेगा? 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये जो दो पेयर हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेम मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, 4 प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी क्या आएगा आपका? 180 डिग्री आएगा। तो देखो ये भी आपको याद कर लेना है कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका एडिशन क्या आता है? 180 डिग्री। या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इनका एडिशन क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं ये। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि एंगल मेड बाई सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इधर कम्प्लीमेंट्री, ऐसा आ सकता है आंसर ऑप्शन में। तो क्या होता है? सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि एडिशन करके कितना आता है? 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल में ध्यान रहे ना, जहां पे भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी वहां पे 4 एंगल फॉर्म होते हैं, और ये जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो एंगल्स कितने बने? 8। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट इस वाले इंटरसेक्शन के लिए क्या बना? 2 और 3 और 1 और 4। तो 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे, 1 और 4 आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे 6 और 7 आपस में इक्वल, 5 और 8 आपस में इक्वल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऐसे वाले, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कभी भी याद रखना जब भी क्रॉस बनेगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी अपोजिट वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। डन। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगेन मैंने सेम यहाँ पे बोला है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये भी क्लियर हुआ। फिर चलिए 6 पॉइंट के ऊपर, लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनेंगे, उन्हीं एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल, जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से है? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कौन से बने? 1 और 3 और 3 और 4। तो इन्हीं को बोला लीनियर पेयर एंगल। अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाता हूँ ट्रांसवर्सल तो 1 और 3 बनेंगे, 2 और 4। और लीनियर पेयर का एडिशन हाँ ऑलवेज क्या आता है? सप्लीमेंट्री आता है, 180 डिग्री। वही आपने यहाँ से याद करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा? 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या आएगा? 180। पर अगर मैं सप्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, इस ट्रांसवर्सल लाइन को क्या मान लेता हूँ? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या आएगा? 180 डिग्री। क्लियर मामला? सेम मामला यहाँ पे बनाना है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड लास्ट एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज आल्सो 180 डिग्री। तो ये क्लियर है ना सारा का सारा? ये सारा का सारा निचोड़ है इन सब चीजों का कि जब दो लाइंस पैरेलल होगी, एक ट्रांसवर्सल होंगी, तो 8 एंगल फॉर्म होंगे। कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सारी की सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ। फिर आगे पॉलीगन के ऊपर। पॉलीगन भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके पॉलीगन में भी तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हो। उसमें तुम ट्राइंगल्स के ऊपर बहुत डिटेल में चले जाते हो, और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हो। तो बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलीगन आपस में। पर पॉलीगन को डिफाइन कैसे करते हैं? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है। फर्स्ट ये मानो एक क्लोज्ड फिगर होगी। क्लोज्ड फिगर का मतलब है अगर उसके अंदर आप चले जाओगे तो बाहर जाने का रास्ता नहीं है। क्लोज्ड फिगर है मतलब बाहर आप उसमें निकल नहीं सकते, ऐसे क्लोज्ड फिगर है। और वो क्लोज्ड फिगर किससे बनती है? लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। बहुत सारे लाइन सेगमेंट होंगे, उनसे मिलके जो क्लोज फिगर बनेगी उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अगेन कर्व वाली फिगर नहीं होनी चाहिए, कर्व वाली नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए? लाइन सेगमेंट होने चाहिए। अगर लाइन सेगमेंट से मिलके कोई भी क्लोज फिगर बनेगी उसका नाम होता है पॉलीगन। अब बताओ एक क्लोज फिगर बनाने के लिए तुम्हें कितने लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? अगर आपने क्लोज फिगर बनानी है तो आपको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। अगर 2 ले लोगे तो 2 से कभी क्लोज फिगर नहीं बनेगी। 2 लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लाइन मैंने ये वाली ले ली, एक लाइन ये वाली ले ली, दोनों को ज्वाइन कर लो। चाहे तुम ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे करो, टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे मर्जी ज्वाइन करो, पर कभी भी आपकी क्लोज फिगर फॉर्म नहीं होगी।
दो लाइन से तो नहीं होगी, एक और लाइन तुम्हें दे दी, तो तीन लाइन को जब आप आपस में ज्वाइन करोगे तो क्या बना दोगे, ऐसे बना दोगे ना एक क्लोज्ड फिगर, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब बहुत सारी क्लोज फिगर बनती हैं, कभी कभार उसकी साइड्स, अगर मैं लाइन सेगमेंट 3 दे देता हूं तब भी एक क्लोज फिगर बनेगी, उसको भी पॉलीगन बोलेंगे। 4 दे दूंगा लाइन सेगमेंट, उससे क्लोज फिगर बनेगी तब भी एक उसका क्या बोलेंगे, पॉलीगन। इन पॉलीगन के नाम अलग अलग दे दिए बाद में हमने, जैसे 3 के लिए बोल दिया कि अगर 3 से बनेगी तो उसको ट्राइंगल बोल दो, अगर 4 से बनेगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोल दो, 5 से बनेगी तो क्या बोल दो, पेंटागन बोल दो। ऐसे करके उनके नाम अलग अलग दे दिए, है सारी की सारी क्या पॉलीगन ही है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन पॉलीगन को सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि क्लोज फिगर मेड बाय अ लाइन सेगमेंट। अगर लाइन सेगमेंट से मैं क्लोज फिगर बना पाता हूं तो उसी का नाम क्या होता है, पॉलीगन। कंडीशन अप्लाइड, अगर वो लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के हों, सारे के सारे लाइन सेगमेंट क्या होंगे, सेम लेंथ के, तो उसका नाम होता है फिर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारे की सारी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम। तो ये चलते हैं हम पॉलीगन के ऊपर, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। पॉलीगन इज क्लोज्ड एंड फ्लैट शेप मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो किससे मेड होगी बच्चे, स्ट्रेट लाइन से, मेड बाय अ स्ट्रेट लाइंस। एंड पॉलीगन हैव एट लीस्ट 3 साइड, कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, है ना, ज्यादा भी हो सकती हैं पर 3 तो चाहिए ना, 2 से तो वो क्लोज फिगर बन ही नहीं पाएगी। तो पॉलीगन तो एटलीस्ट कितनी फिगर का बनेगा, 3 साइड से, और 3 एंगल्स, और कम से कम अगर 3 साइड होंगी तो 3 एंगल भी बनेंगे, जितने नंबर ऑफ साइड उतने नंबर ऑफ क्या, एंगल्स। एंड अ पॉलीगन कैन नॉट हैव एनी कर्व्ड साइड, और उसमें कोई भी कर्व्ड साइड नहीं होनी चाहिए, नॉट। अगेन मैंने बोला था ना, कर्व भी नहीं चलेगा डिजाइन, ऐसे तुम बना दोगे कि एक लाइन ये है सर, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, तो ये पॉलीगन नहीं है ना। आपने 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट जरूर लिए, पर एक कर्व ले लिया, तो कर्व जब भी आएगा उसको क्या नहीं बोलेंगे, पॉलीगन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा तुम ऐसे बना लो कोई भी, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या आ जाएगा आपका, पॉलीगन है, क्योंकि सारे के सारे लाइन सेगमेंट है ना जिनको आपस में ज्वाइन किया और क्लोज फिगर बना दी, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। तो आई थिंक पॉलीगन की डेफिनेशन आपके पास क्लियर। और जब ये सारी की सारी साइड जो तुम ले रहे हो वो सेम लेंथ की ले लेते हो तो उसको रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अच्छा, फिर पॉलीगन की डेफिनेशन तो मैं क्लियर हुई, अगर 3 ही साइड होंगी तो उस पॉलीगन का एक स्पेसिफिक नाम हमने दे दिया, इसको क्या बोला, ट्राइंगल। ये यहाँ पे यही चीज लिखी है कि नंबर ऑफ पॉलीगन्स, सॉरी नेम ऑफ पॉलीगन्स, ये सारे के सारे पॉलीगन्स के नेम है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स है। अगर 3 साइड होंगी तो उस पॉलीगन का नाम होगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आ गया। अगर मेरे पास 4 साइड आ गई तो क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड के लिए पेंटागन, 6 साइड के लिए हेक्सागन, 7 साइड के लिए हेप्टागन, 8 साइड के लिए ऑक्टागन, और 9 साइड्स के लिए नोनागन, और 10 साइड के लिए डेकागन। और इनकी कहीं ना कहीं मैंने इमेज भी आपके सामने लगा दी, कैसे दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सबको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो नेम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। डन, तो ये सारी चीजें आप कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देख लेते हैं रिलेटेड टू पॉलीगन। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं एक पॉइंट के अराउंड एंगल बनाना शुरू करूं तो कितना बनेगा बच्चे, 160 डिग्री ही, 360 डिग्री बनेगा। और ये पहले भी आपको क्लियर था ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट लो, इसके सराउंडिंग एंगल बना दो, तो सराउंडिंग एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आपके पास ऐसे बहुत सारे एंगल्स दिए हो, ऐसे बहुत सारे एंगल्स, तो उनको जब भी ऐड करोगे तो कितना लिखोगे, 360 डिग्री लिखोगे। इसकी एप्लीकेशन है ये, फर्स्ट में आपने लिखा द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल इजी है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक पॉइंट के अलोंग तुम जितने भी एंगल बना दो, कंडीशन क्या होगी, सबका जब भी ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा आंसर में। तो डन, इतना आपने कर लेना है। फिर आ गया, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, एनी ट्राइंगल, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर एंगल कितने बनेंगे, 3।
तो अगर मैं इन एंगल को ऐसे लिख देता हूँ कि 3 एंगल बनेंगे, इसका नाम दे देता हूँ 1, इसका नाम दे देता हूँ एंगल 2, इसका नाम दे देता हूँ एंगल 3। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर 3 एंगल बन रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं इसमें। और एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, अगर मैं एक लाइन को आगे प्रोसीड कर देता हूं तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अगेन आप इस साइड को भी आगे ऐसे प्रोसीड कर दोगे तो ये जो लाइन एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल। अगेन आप इस लाइन को ऐसे आगे प्रोसीड कर दोगे तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इसको ऐसे लिख दो 1 2 3, ये आ गया 4 5 एंड 6। तो 4 5 6 मेरे एक्सटीरियर एंगल बने ऑन द सेम ट्राइंगल। इसका नाम भी आप दे सकते हो एबीसी। एबीसी ट्राइंगल के 3 क्या बने हैं, इंटीरियर एंगल। और अगर मैं किसी भी साइड को आगे ऐसे प्रोसीड कर दूं, वहां से जो एंगल बनेगा आपकी एडजेसेंट साइड के साथ, उसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल तो तुम्हें क्लियर हो गए। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका ये इस ट्राइंगल का क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल से अपोजिट देखो इंटीरियर एंगल कौन से, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, 1 एंड 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर एंगल 5 को एक्सटीरियर मान रहा हूं तो इसके अपोजिट इंटीरियर क्या होगा, 2 एंड 3। तो बोल सकता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं 6 वाले की, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 1 एंड 3। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये आपको याद करना है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द देयर इंटीरियर एंगल। तो यही मैंने लिखा था, साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोसीड। जब साइड ऑफ ट्राइंगल को क्या करोगे, प्रोसीड करोगे आगे, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो आएगा आपका इक्वल टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगेन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। क्लियर, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे मैंने आंसर को लेके आना है। क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका बहुत बार यूज करेंगे हम बीच में। फिर आ गया सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब ये एक फार्मूला है जो सारे के सारे पॉलीगन पे अप्लाई हो जाता है, ऑल पॉलीगन्स पे, यानी ट्राइंगल के ऊपर भी, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सब के ऊपर अप्लाई होता है ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले को हमने कैसे अप्लाई करना है, अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं कि सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो आपका आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। मैंने पूछ लिया सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप बोलते हो जी 360 डिग्री। फिर मैं बोलता हूँ सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, आप बोलते नहीं आता, है ना, पेंटागन का नहीं आता, हेक्सागन का नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ा, और उसमें आपने रट के रखा है कि ट्राइंगल का सम कितना आता है इंटीरियर एंगल का, 360 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर का सम कितना आता है 360 डिग्री, और ट्राइंगल का 180 डिग्री आता है ना। तो ये चीजें आपने रट के रखी थी, पर आपने ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ा था। इस वाले फार्मूले में आपने क्या याद करना है कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सारे के सारे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम। और n क्या होता है, n आएगा आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन आएगी उसका नंबर ऑफ साइड्स। सपोज करो ट्राइंगल के लिए बनाता हूं, इन केस ऑफ ट्राइंगल n की वैल्यू कितनी है, 3, नंबर ऑफ साइड्स इन ट्राइंगल इज 3। तो इन केस ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के लिए बनाऊंगा तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, और 3 - 2 मीन्स 1, आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। और आप भी तो यही बोलते थे ना कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ योर ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम मैंने भी यही बोला, बस वैल्यू कहाँ पे पुट की, इसके लिए पुट की। अगर मैं बात करूं आपका किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, आंसर कितना आएगा 4 - 2, 2 इंटू 180 डिग्री, अगेन आंसर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसी फार्मूला के बेसिस पे आप सबका इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। अब कोई भी पॉलीगन आए, चाहे n को पुट करना है, n मतलब नंबर ऑफ साइड तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगर मैं ऐसा कर देता कि मानो हेप्टागन बोलता कि एक हेप्टागन है
और हेप्टागन का मैंने सारे के सारे एंगल्स आपको दे दिए एक को छोड़ के और बोला उसकी वैल्यू बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि हेप्टागन के सारे एंगल को ऐड करके टोटल नंबर, टोटल क्या बनेगा, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या बनेगा। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 7। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या बनेगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 7 माइनस 2 मतलब 5 इंटू 180 डिग्री। जो भी आंसर नहीं आएगा वो आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला फार्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब यही है कि n की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 और 3 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉलीगन बनाने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट आपको 3 साइड की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ये आपने याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। रेगुलर है ये ना, रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल निकालना चाहूं, अगर मैं ऐसा दे रहा हूं कि एक रेगुलर पॉलीगन है ऐसे वाली, रेगुलर पॉलीगन मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, और साथ में मैंने बोला इसकी n साइड्स हैं, साइड्स भी तुम्हें दे दी। जैसे इसमें कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 साइड्स बनी ना, तो मैंने बोल दिया एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी 6 साइड है। आप बता दो उसमें, अच्छा n साइड ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, हमने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। होता क्या है ना, जब साइड्स इक्वल होंगी तो इंटीरियर एंगल भी जो बनेंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सेम इंटीरियर एंगल बनेंगे, सेम मेजरमेंट के। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अगर आपके पास ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कभी पूछ ले तो आप क्या करोगे, टोटल एंगल निकालोगे, टोटल इंटीरियर एंगल। टोटल इंटीरियर एंगल मतलब सबको ऐड करके, वो कहां से आता है, इस फार्मूले से जो अभी पहले सीखा था। यानी टोटल इंटीरियर एंगल का सम को डिवाइड बाई कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स के साथ, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड्स मींस 6 नंबर ऑफ एंगल्स, और एंगल सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर टोटल जितना भी बनेगा उसको 6 इक्वल हिस्सों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो ईच इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा, और यही हमने क्या बना दिया, फार्मूला। कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए ना। कंसेप्ट यही बोलता है कि अगर आपके पास मैं ये बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स दे दूं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स आपके पॉलीगन की कितनी है, 10 है, ऐसा मैंने बोल दिया। और फिर मैंने ये भी बोल दिया कि ऑल इंटीरियर एंगल्स भी आपने निकाल लिए, क्योंकि वो तो आप निकाल ही लोगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ तुम्हें वो साइड्स बता रहा हूँ तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो क्या आएगी आपके पास, जो भी 10 नंबर वाली साइड होती है वो आएगी पॉलीगन, और उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 180, और वहां से टोटल नंबर ऑफ आपके पास क्या आ गया, सम आ गया सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में, 10 डिवाइड में, 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो एक पार्ट का जो आएगा वो क्या आएगा आपका, एक इंटीरियर एंगल आएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, तो क्लियर है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला कंसेप्ट। समझिए कि इंटीरियर एंगल को ऐड करो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, रेगुलर पॉलीगन में ही चलेगा, ये इरेगुलर में नहीं चलेगा। रेगुलर पॉलीगन का कंसेप्ट है, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे के सारे जो एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल मेजरमेंट के होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सबको एडिशन करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा करने से क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल। तो ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉलीगन। ये अगेन इंपॉर्टेंट कि मानो तुम कोई भी पॉलीगन बना लो, इंटीरियर एंगल सबका अलग अलग होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ योर पॉलीगन, ट्राइंगल होगा तो इंटीरियर एंगल का सम कुछ और आएगा, क्वाड्रिलेटरल होगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कुछ और आएगा, पेंटागन में और कुछ आएगा ना, डेकागन में कुछ और आएगा। पर अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल के सम की, अब एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे आएगा, जैसे ट्राइंगल में बनाया था वैसे ही आएगा। अगर मैं एक बात कर लेता हूं कि आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको ऐसे प्रोसीड करोगे एक और एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको प्रोसीड करोगे और एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको प्रोसीड करोगे तो और एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, इनका जो सम आएगा, यानी ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस सम जो आएगा ना इनका वो 360 डिग्री ही आता है। अब वो एक्सटीरियर एंगल चाहे पेंटागन का हो,
चाहे हेक्सागन का हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर अलग अलग आते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन अलग अलग आते हैं, डिपेंड्स अपॉन द साइड्स ऑफ योर पॉलीगन। बट अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, चाहे आप ट्राइंगल का केस ले लेना, यानी जो आपने यहाँ पे लिया था, अगर मैं एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 करूंगा तो ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेप्टागन है, चाहे नॉनागन है, चाहे डेकागन है, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आने वाला है? 360 डिग्री ही आने वाला है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स formed by proceeding the sides of polygon is equal to 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगेन ये भी आपका कंसेप्ट से आ सकता है, ये वाला नेक्स्ट फार्मूला। अगेन फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती ना, कंसेप्ट समझिए। फार्मूला तो कंसेप्ट से बने। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, कि अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बताओ भाई कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बताओ कितनी है, और आपके पास क्या दिया होगा? इंटीरियर एंगल दिया हो, ईच इंटीरियर एंगल। यानी मैंने बोल दिया आपको कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब मैं पॉलीगन बना के नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उस पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल दिया है, और वो दे दिया आपके पास मानो 40 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितना दे दिया? 40 डिग्री। और मेरे को बताना है आपने कि उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो मेरे को ये समझ आना चाहिए कि जहां पे भी वो ट्राइंगल ऐसे ऐसे कोई लाइन सेगमेंट बन रही होगी तो उसका इंटीरियर एंगल दिया है कितना? 40 डिग्री। तो उसका एक्सटीरियर भी निकाल सकता हूं मैं, ईच एक्सटीरियर, और वो कितना आएगा? 180 माइनस 40 करके आ जाएगा। 180 माइनस 40 करोगे तो 140 डिग्री आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आप लगा सकते हो। और उसमें हमने क्या करना है कि 180 में से ईच इंटीरियर एंगल को क्या कर दो? माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या आ जाएगा? यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर। इसका क्या मतलब है? 180 में से ईच इंटीरियर एंगल को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल है। और उसको अगर 360 से डिवाइड कर दोगे, आपको पता है ना, ईच एक्स, अगर हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है? इक्वल। वैसे ही हर एक एंगल ऑफ का एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन भी क्या आता है? इक्वल आता है। और ये भी आपको पता है, सबको ऐड करके कितना आएगा? 360। तो 360 से अगर आप डिवाइड कर दोगे किसको? ईच एक्सटीरियर एंगल को, तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ योर रेगुलर पॉलीगन आ जाती है। तो अगेन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको याद कर लेना है। कंसेप्ट को समझोगे ना तो ये फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तुम्हें याद नहीं करना है 360 अपॉन 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। कंसेप्ट को समझो ना। अब इसके बेसिस पे तो आप बता नहीं सकते ना इंटीरियर एंगल के बेसिस पे कि आपकी कितनी साइड्स होंगी, क्योंकि आपके पास अननोन चीजें थी। अगर ऐसे होता इंटीरियर एंगल दिया होता, एन साइड्स दी होती, तो उसके बेसिस पे आप क्या निकाल लेते हो? इंटीरियर एंगल निकाल लेते हो, एन साइड दी हो। पर अगर इंटीरियर एंगल दिया और एन साइड्स निकालनी हो, बताओ पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, तुम्हें एक्सटीरियर एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, उसको डिवाइड बाई क्या कर दो? 360 डिग्री। क्योंकि इंटीरियर एंगल आप ढूंढ नहीं सकते ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे ढूंढोगे? वो तो हर एक पॉलीगन के लिए क्या बनेगा? अलग अलग, साइड्स दी नहीं है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास। ईच इंटीरियर एंगल से ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, उसको 360 से क्या कर दो? डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ योर पॉलीगन। अगेन ये वाला केस भी किसमें लगेगा? रेगुलर पॉलीगन में। तो इतना क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। एक कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, और एक कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो दो तरह से इसको कैटेगरी में हमने डिवाइड किया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स और वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। एंगल के बेसिस पे तीन टाइप्स की ट्राइंगल बनती है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, आपकी मतलब साइज मतलब लेंथ, साइड्स ऑफ लेंथ के बेसिस के ऊपर एक बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक बनेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक बनेगी आपके पास स्केलन ट्राइंगल। तो इन तीनों 6 ट्राइंगल्स के टाइप को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल के बेसिस पे पहले बनती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें मैं ये लिखूंगा, ट्राइंगल में आपको पता है ना तीन एंगल बनते हैं, तीन साइड्स होती हैं। तो मैं लिखता हूं एंगल के बेसिस पे है ना 3 एंगल्स आर एक्यूट। जो तीन के तीन एंगल्स होंगे वो क्या बनेंगे? एक्यूट बनेंगे।
यानी एक ट्राइंगल में फॉर्म करता हूं, अगर ऐसे वाले ट्राइंगल कभी बन गई, ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जब आपके पास सारे के सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स मतलब ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, तो उसका नाम होता है बच्चे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, तीनों के तीनों ऑब्ट्यूज नहीं होते कभी भी नहीं, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका क्या आएगा, ऑब्ट्यूज। ये ट्राइंगल बनाई, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। अगेन आप मेजरमेंट देखोगे तो 180 डिग्री से बड़ी, 180 से नहीं सॉरी 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी आएगी, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है और दो क्या आएंगे, एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या हो गया कि वन ऑब्ट्यूज एंगल और अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। डन। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर आती है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे ही बनेगी, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दो एंगल बचे वो कैसे होंगे, एक्यूट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और अदर टू एंगल्स आर आपका एक्यूट एंगल्स। ये आ जाएगा। डन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स हमने तीन में कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया आपके किसको, ट्राइंगल को। एक्यूट, तीनों एंगल एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज दो एक्यूट होंगे। थर्ड राइट एंगल मतलब एक एग्जैक्टली 90 डिग्री, बाकी दो क्या आ जाएंगे, एक्यूट आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के बेसिस पे, साइड की लेंथ के बेसिस पे अगेन हम तीन तरह से ट्राइंगल को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ सारी की सारी क्या है आपस में इक्वल, तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल ही कौन सी होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होगी, ये भी साथ में है ना जज करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड इसका नाम क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मींस कभी भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाएं और थर्ड इज अनइक्वल, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और ऊपर क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी, जो भी आप बोल दो ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी और एक साइड अनइक्वल होगी दैट इज बी सी। तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस के लिए, ये बन गया आपका इक्विलेटरल के लिए। और थर्ड स्केलन। स्केलन ट्राइंगल का मतलब है ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। सारी की सारी साइड्स की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होंगी। तो इसका भी एक एग्जांपल हम बना लेते हैं। ये आ गया ए बी सी ट्राइंगल, तीनों की तीनों लेंथ क्या होंगी, डिफरेंट, यानी ए बी बी सी और ए सी इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगी। तो ये बनेगा स्केलन ट्राइंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड भी हमने सीख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल भी हमने सीख लिया, जितना काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे। तो सिंपल इस बेस को जान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अगेन ये वाला लेक्चर बहुत इजी लगा होगा आपको, क्योंकि 8th वाला है सारा का सारा कंसेप्ट, पर अगेन आपको समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं।
और जो कमी रहती है वो पता है कहाँ रहती है, वो रहती है पैरेलल और ट्रांसवर्सल में, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो वाला टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपने, कि कब मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल दूंगा इक्वल है ना किसी भी फिगर में, कभी किसी फिगर में क्या बोल दूंगा कि इसका अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है, तो वो वाले कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया, जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किससे रिलेटेड। आपके पॉलीगन वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको भी अच्छे से कर लेना, लाइन एंड एंगल्स के टॉपिक। अब लाइन एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक बार मैं देख लेता हूँ, 21, 22, 23, यस 23 इज लास्ट ना। 23 टोटल क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही आपका फिर क्या काम फिनिश कर देंगे, लाइन एंड एंगल्स। तो थैंक यू सो मच सीरीज को फॉलो करने के लिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है बच्चे, कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता देना कि कैसा लग रहा है आपको मैथमेटिक्स। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।